अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। उसकी वजह यह है कि लोकसभा इलेक्शन का कोड जो है मार्च में ही आ गया था, जिसकी वजह से कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकी गवर्नमेंट। अब जो है ये जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस का के रिजल्ट्स का ऐलान हुआ था, जून जुलाई में पूरे जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पिकअप हुए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस आपकी मर्जी है, जितना भी देखना है देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उससे पहले एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए हमारे चैनल के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है, ये तेलंगाना के स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है तेलंगाना के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है, जो तेलंगाना गवर्नमेंट बोली कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो ये मिड जुलाई से शुरू हुआ। जुलाई के 15, 13, 14 तारीख के बाद से शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में ये ऐलान किया था कि 2 लाख तक जिस किसान का भी कर्जा बैंक से लिया गया है, हम उसको माफ करेंगे। तो यहाँ पे वही है। तो 3 फेजेस में इसको लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए तक, यानी जिस किसान ने 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के अंदर कर्जा लिया, उसका माफ करेंगे। तो माफ किया गया, ठीक है? तो कितने कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? उसके लिए 6098 करोड़ रुपए जारी किए गए। और इससे कितने किसानों के अकाउंट्स, मतलब कितने लोन अकाउंट्स को माफी मिली? वो 11,08,171 इतने किसानों के अकाउंट्स में जो है को कर्जा माफ हुआ। और कितने किसानों को फायदा पहुंचा? 11,50,000 किसानों को फायदा पहुंचा। इसका अगर हम टाइमलाइन देखेंगे तो कब से कब तक लेने वाले कर्जे माफ होते? 2018 12 दिसंबर से लेके 2023 के 9 दिसंबर तक जो भी कर्जा लिया गया, इसको ही माफ किया गया। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है और या रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स या रीस्केड्यूल्ड लोन है, वो इसके अंदर नहीं आते। यानी जो इन कैटेगरीज में लोन लिया गया, वो कैटेगरीज के लोन, वो कर्जों को माफ नहीं किया गया। ये हो गया ना इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए एग्रीकल्चर कमीशन कायम किया गया, जो कि इस पूरे प्रोसेस को मतलब निगरानी कर रही, ठीक है? इसके लिए एक एनआईसी की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, जहां पे ये बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन और फंड जो जारी किया गया उससे मुताल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद है। ये तो मिड जुलाई का फर्स्ट फेज था। अब जो है सेकंड फेज 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इसमें जो है 1 रुपए से लेके, मतलब 1 लाख रुपए से लेके जो 1.5 लाख रुपए तक का जो कर्जा, मतलब मीनवाइल 1.5 लाख के अंदर का जो भी कर्जा लिए, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम 1 रुपी टू 1 लाख, मतलब 1.5 लाख तक के अंदर का जो भी कर्जा है, वो सबको माफ किया गया। इसका मतलब ये है कि 1 लाख से भी जायद, 1.5 लाख से भी कम, जिस किसान का कर्जा है, उस कर्जे को माफ किया गया। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? 6,198 करोड़ रुपए जारी किए गए। और इससे कितने किसानों को फायदा पहुंचा? कितने किसानों के कर्जों को माफ किया गया? तकरीबन 6,40,000 किसानों के कर्जों को माफ किया गया। और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों का मिला के हम देखेंगे तो 12,289 करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं किसानों की तरफ से लिए गए, उन सबको माफ किया गया। और टोटल दोनों फेज में 17,91,000 बैंक अकाउंट्स में से तकरीबन जो भी अराउंड 16 लाख 29 लाख फैमिली है, इनको फायदा पहुंचा है। अब ये तीसरा फेज है, ठीक है? 15 अगस्त 2024 को जो है लॉन्च किया गया। और ये दोनों, जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज है, ये दोनों हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ये जो तीसरा फेज है लोन वेवर का, कर्जा माफ करने का, ये जो है खम्मम डिस्ट्रिक्ट के वायरा में जो है इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे फेज में भी यहाँ पे फाइनल फेज जो है, यहाँ पे 5,644 करोड़ रुपए जो है जारी किया गया, 24 लाख रुपीज। और इससे कितने फार्मर्स को फायदा पहुंचा? जो 2 लाख रुपए तक का कर्जा है, ठीक है, 1,70,000, 1,80,000, 1,65,000, ये जो भी रेंज का है, 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर तक का जो भी एक मुश्त जो कर्जा लिए, वो कर्जे को माफ किया गया, ठीक है? तो फर्स्ट जो है 1 लाख तक का है फेज में, सेकंड जो है 1.5 लाख तक का है, थर्ड जो है 2 लाख रुपीज तक का है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम तीनों फेजेस में भी देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए जो है जारी करी थी। और इससे जो है 22,37,000 किसानों को फायदा पहुंचा 27 दिन के अंदर। तो यहाँ पे तीनों फेज के डिटेल्स हैं, आप बाद में कभी पीडीएफ लेके भी पढ़ सकते हैं आप। इत्तेफाक से आज मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम है, तो इसलिए मैं बोला भाई आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं, और कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जुलाई अगस्त का भी कवर करिए। तो बिल्कुल, कल मेरा ग्रुप 3 का भी एग्जाम है, तब भी मैं टाइम निकाल के बना रहा हूँ मैं। अब हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है, वो ये है कि यूनियन बजट तो जारी किया गया, आपको तो मालूम है इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। तो अब यहाँ पे तेलंगाना के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, उनके तफसीलात यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि तेलंगाना में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे रेलवे के, उसके लिए 5,336 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो रूटीन चीज है, लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसके अंडर में जो है 40 रेलवे स्टेशन तेलंगाना में अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स के अंडर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसमें ये सब स्टेशन है, आदिलाबाद, बासर, बेगमपेट, ये सब आप देख सकते हैं कि अगर आपके एरिया का कोई स्टेशन है तो आप खुश हो जाइए देख के, ठीक है? उसके बाद हमारा करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तेलंगाना की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि जो राष्ट्रकूटास है, तेलंगाना की एक बहुत बड़ी डायनास्टी है, तो इनके दौर के जो कॉपर प्लेट्स हैं, ये जो है बासर
जो गोदावरी रिवर बैंक के पास जो बासर आता, बासर ट्रिपल आईटी काफी ज्यादा मशहूर है, तो वहां पे ये जो राष्ट्रकूटास के दौर के कॉपर प्लेट्स हैं वो पाए गए हैं। तो ये कौन बात बताए हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हैदराबाद डिवीजन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पुरुषोत्तम रेड्डी, इन्होंने बाजाबता इसको डिस्कवर किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े ऑफिसर डिस्कवर करे तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस प्लेट्स की खास बात क्या है कि इसमें जो है जो गरुड़ा सीटेड जो क्रॉस लेग्ड जो जो भी वहां पे सिंबल, जो भी फीचर नजर आया वो वहां पे है। और जो स्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन जो वहां पे है, वो जो है प्लेट में जो इंस्क्रिप्शन नजर आया वो संस्कृत और नगारी स्क्रिप्ट में मौजूद है। और इसके अलावा जो है और भी कुछ चीजें यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कॉपर प्लेट्स की जो कॉपर प्लेट्स है उसमें जो है तारा देवा ये नाम जो है जाहिर किया गया है। तो खास बात यह है कि एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं राष्ट्रकूटास की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे और एक हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है ये चाह रही, जैसा बार बार हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे, कि स्किल्स अपग्रेड करना। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में एमए, बीए, एमएससी, बीएससी ये सब करके क्या कर रहे हैं, खाली एग्जाम से पहले पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जिस जॉब मार्केट में जिन स्किल्स का डिमांड है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना चाह रही है कि तेलंगाना में हम 300 करोड़ रुपए खर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जो दुनिया भर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा लंदन बिजनेस स्कूल यूके का है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ये भी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, तो इसी तरह 10 इंटरनेशनली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के जो जिम्मेदारान हैं ये लोग जो है आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू से आके मिले थे। वो लोग ये बोले कि हम तेलंगाना में जो है ये जो स्किल्स के लिए काम करेंगे, बाजाबता एग्रीमेंट्स भी हुए थे। तो वो लोग ये बोले कि आप जो तेलंगाना में एआई सिटी बना रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, यहाँ पे हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? रिचर्डसन सिटी और फ्रिस्को सिटी, यहाँ के लोग अमेरिका वगैरह से भी यहाँ आके ये बोले कि भाई एआई सिटी जो बनने जा रहा है यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, हमारे पास बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, हम लोग जो है स्टार्टअप के मामले में, स्किल डेवलपमेंट के मामले में, हाई डिमांड और एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में हम जो है आपका साथ देंगे। तो इसका जो खर्चा तकरीबन 300 करोड़ रुपए का आ रहा, लेकिन इसका फायदा है कि स्किल इकोसिस्टम जो तेलंगाना में बनेगा और स्टार्टअप कल्चर बनेगा, इससे तेलंगाना को लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो है तेलंगाना में चलाए जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है, 7th करंट अफेयर, वो ये है कि वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है विनफास्ट, डब्ल्यू से नहीं वी से। ठीक है, ये लोग जो है तेलंगाना के ईवी सेक्टर में जो है बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस तौर पे कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 1000 एकर्स पर मुश्तमिल मेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट मोबिलिटी यानी गाड़ियां, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हाउसिंग इनिशिएटिव पे काम करेंगे। और इनिशियली ये लोग 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये लोग इस मामले में भी जो आईटी मिनिस्टर है उनसे आके मुलाकात किए हैं। उसके बाद हमारा करंट अफेयर ये है, ओल्ड सिटी वाले खुश हो जाना, मीर अलम टैंक है वहां पे 6 लाइन का यानी एक ब्रिज बनाने वाले हैं, लेक फ्रंट डेवलपमेंट भी होने वाला है। तो यहाँ पे पहले तो ये भी बोले कि केबल ब्रिज आने वाला है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो मीर अलम टैंक है इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे, इसको इतना खूबसूरत बना देंगे कि खूबसूरत से खूबसूरत लोग भी आए तो वहां पे अपनी खूबसूरती कमी महसूस करना। तो मालूम है ना, गवर्नमेंट के अल्फाज ऐसे ऐसे रहते, काम कुछ भी नहीं होता लेकिन ग्राफिक्स में बहुत कुछ कर देता, लेकिन अपने को क्या करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो ब्यूटिफिकेशन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, यकीन मानिए मीर अलम का भी मौजूदा रास्ता इतना गंदा है, जू पार्क से आप जैसे आरामगढ़ के लिए जाएंगे धूल धप्पड़, एक बार जाने वाला कभी तौबा कर लेना भाई, एक मतलब कैकू गया मैं वो रास्ते में, बल्कि तो ऐसा है। तो पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। बहरहाल तो 6 लाइन का ब्रिज बनाने वाले हैं, 2 किलोमीटर मतलब 2.65 किलोमीटर पर मुश्तमिल रहेंगे। और ये तो मालूम है बेंगलुरु नेशनल हाईवे पे है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एक व्यू डेक भी बनाएंगे। व्यू डेक मतलब जहाँ पे ठहर के आप सेल्फियां ले सकते हैं, आपको जो है तालाब के करीब एक व्यू डेक रहेगा। स्काई वॉक रहने वाला है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, मतलब यहाँ से आप जो है इस लेक से एंजॉय करते करते जू पार्क में चले जा सकते हैं शेरों को देखने के लिए। ठीक है, कोई भी पार्क में आपको सताया तो सीधा जू पार्क में लेके चले आना। तो यहाँ पे 2 रैंप्स भी बनाने वाले हैं, एक तो 205 मीटर का रहेगा और 140 मीटर पे मुश्तमिल रहेगा। तो ये बात आप याद रखिए। और ये जो इसको बना रहे हैं ये पीपीपी मॉडल पे बना रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप पे चलने वाला है। ठीक है, जैसा हैदराबाद का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ये भी पीपीपी मॉडल है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का पैसा कम रहता, प्राइवेट का ज्यादा रहता। प्राइवेट वाले पैसा कैसा लेते बोल, तो फिर आप लोग जब घूमने जाएंगे तो दबा के जो है टिकट के प्राइसेस रख के वापस ले लेते पैसे, जो भी वो लोग बनाने के लिए इन्वेस्ट करे थे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तेलंगाना में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 9th करंट अफेयर है वो ये है कि जो तेलंगाना में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है इसको जो है प्री स्कूल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम फैसिलिटीज वहां पे पेश करने वाले हैं। आइडिया बहुत जबरदस्त है। आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं तेलंगाना में, इसको इंग्लिश मीडियम और प्री स्कूल से कन्वर्ट करें तो कितना अच्छा रहता। ये शुरू हो गया जुलाई 1 से जो है ऑलरेडी ये शुरू हो गया। यहाँ पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल की पढ़ाई हो जाती है। कितने साल के बच्चे? 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चे। ठीक है, ये एक बेसिक एक छोटा सा एक तजुर्बे की बुनियाद पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 18 मंडल्स में और
5 ICDS प्रोजेक्ट्स में इसको शुरू किया गया। तब ये देखना है कि भाई आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो 200 आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ पे जो है इसको प्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और जो है ये एक सिंगल बिल्डिंग में काम करेंगे और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के से मुत्तसिल इसके बिल्डिंग्स रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस साल 8029 स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचने वाला है और इसके साथ इंग्लिश मीडियम भी शुरू करने वाले हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और खास बात यह है कि इसमें एक ड्रेस कोड रहने वाला है। कितनी अच्छी बात है, बॉयज के लिए ग्रे शर्ट और मेरून निकर्स, ठीक है, और इसी तरह जो है ग्रे फ्रॉक रहने वाला है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे एडमिशन का भी जो है क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पे देख ले सकते। अब हम लोग 10वां करंट अफेयर, नाम सुनते ही लोग हम परेशान हो जाते हैं, हाइड्रा, इतना खतरनाक नाम है हाइड्रा बोल के। तो हाइड्रा का फुल फॉर्म क्या है? हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असर्ट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो यहाँ पे डिजास्टर रिस्पांस मतलब यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करने वाला है और असर्ट प्रोटेक्शन एजेंसी मतलब जो सरकारी असासजात जो तालाबों की शक्ल में या पार्क्स की शक्ल में या लेक्स की शक्ल में जो सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं इस पे जो लोग कब्जा करके जो भी प्रॉपर्टीज बनाते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तेलंगाना में, शहर बनते जा रहे हैं, हर कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, जमीनों को वो कर दे के डेवलप कर दे के वो कर दे, तो इसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। खेती बाड़ी चलती थी उसको निकाल के लेआउट बना दे रहे, वो बना दे रहे, ये बना दे रहे। इसके लिए क्या हो जा रहा है कि भाई रैपिड कर रहा, कोई प्लानिंग नहीं चल रही, जिसको मतलब जहां बोले वहां कब्जा कर दे रहे हैं, लेआउट बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जो डिजास्टर, कभी ज्यादा सैलाब आ गया, कभी ज्यादा बारिश हो गई, तो क्या हो जा रहा है कि सरकार हुकूमत को जो है बदनामी हो रही कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नाले रोड जैम हो जा रहे, ये हो जा रहे, वो हो जा रहे। तो ये गवर्नमेंट का एक प्लान है, जुलाई में शुरू किया गया। तो हाइड्रा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, किसके अंडर आता? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आता। कोई होम मिनिस्ट्री बोलेगा तो याद रखिए। और इसका एक कमिश्नर रहने वाला है जो सीनियर ऑफिसर रहेगा, ऑल इंडिया रैंक का, सेक्रेटरी रैंक से कम न रहेगा। और ये जो है इसका ज्यूरिसडिक्शन मतलब किस दायरे कार के तहत में रहेगा, हैदराबाद जीएचएमसी और उसके आसपास में जो अर्बन रूरल लोकल बॉडीज जो ओआरआर आउटर रिंग रोड के अंदर अंदर तक है, उन सबको ये कवर करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसकी वजह से हाइड्रा न्यूज में है, वो ये है कि दिस इज नॉट जस्ट वर्क्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बट ऑल्सो वर्क्स फॉर असर्ट प्रोटेक्शन विंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के असर्ट्स कहाँ पे रहेंगे? पार्क्स में, लेक्स में, तालाबों में, रोड्स में, और जो फुटपाथ हैं जहां पे एंक्रोचमेंट्स होते, कब्जे होते, इसको हम लोग बहाल करने वाले हैं हाइड्रा के थ्रू। तो हाइड्रा किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? जीएचएमसी के साथ, एचएमडीए के साथ और पुलिस के साथ, ठीक है। कोई भी आके मेरा घर है क्या कर लेते तुमको नहीं बोलते, सीधा पुलिस आके अंदर डाल के करने वाली है काम, ठीक है। ऑलरेडी तेलंगाना के एक एमएलए के साथ ऐसी हुआ था, खैर ठीक है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी काम के तौर पे भी काम करेंगे ये लोग, डीआरएफ और एनडीआरएफ, आईएमडी और तीसरे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ काम करने वाले हैं। तो ये इसका फंडिंग कौन करने वाले हैं? ये गवर्नमेंट जो है इसको एलोकेट करने वाली है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन रहेंगे चीफ मिनिस्टर रहेंगे और मिनिस्टर्स भी जो है इसके कमेटी में रहने वाले हैं। तो ये बात याद रखिए। अब हमारे तेलंगाना कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो है तेलंगाना के पोइट है जिनका नाम है जूकंटी जगन्नाथम, इनको जो है दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड मिला, ठीक है। तेलंगाना का काफी ज्यादा मशहूर अवार्ड है। तो ये जो है इनको दिया गया, जूकंटी जगन्नाथम को दिया गया और साल 2024 के लिए दिया गया। उनके जो तेलुगु लिटरेचर और पोइट्री में जो उनके कंट्रीब्यूशन है उसके एतराफ में दिया गया। तो ये जो अवार्ड है दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड, ये जो है हर साल दिया जाता। ये जो कृष्णमाचार्य जी हैं इनके एनिवर्सरी के मौके पे तेलुगु पोइट्स एंड राइटर्स को दिया जाता है 1 लाख रुपए और एक मोमेंटो दिया जाता है। मोमेंटो को उर्दू में सिपासनामा बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए बाजाबता एक कमेटी रहती, तो ये है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ये बात याद रखिए। अब तेलंगाना का एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2018 और 19 में जो है यूपीएससी का एग्जाम लिखा था, तो ये बात मैं गौर करा था, अच्छे खासे मार्क्स आते हैं उसमें, नेगेटिव मार्क्स रहते हैं। मगर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब जो है मैं जॉब करते हुए लिखा था तो मैं ये बात महसूस करा था, जिम्मेदारियां थी, घर का बड़ा था मैं, तो मैं सोचा था जब एग्जाम 2 बार लिखा था कंटिन्यू, तो जब मैं ये बात सोचा था कि जिसको जिम्मेदारी नहीं है और यूपीएससी का एग्जाम अगर समझ गया, यकीन मानिए अगर आप 8-9 घंटे भी पढ़ लिए एक साल में तो बहुत कुछ वंडर्स कर सकते हैं आप और बहुत अच्छी जिंदगी का ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर कोई सपोर्ट करा फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा फायदा होता। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये सब इसलिए सुनाया कि आपको वो पस मंजर याद रहना, ठीक है। तो जो सिविल्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं रहती मगर उन्हें नहीं पड़ता, एक दूसरा रहता है जिसको बहुत ज्यादा जज्बा और शौक रहता मगर उसके सर पे जिम्मेदारियां बहुत रहती। तो ये जो राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम है, यूपीएससी एग्जाम्स में सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता, 2 एग्जाम्स रहते हैं, एक जनरल स्टडीज का रहता, दूसरा सीसैट बोल के रहता। उसके लिए जो क्वालिफाई होते वो एग्जाम मेंस के लिए आप क्वालिफाई होते, प्रीलिम्स में कामयाब हुए तो मेंस के लिए जाते, ठीक है। तो 10 लाख लोग एग्जाम लिखते, तकरीबन 15, 20, 25 हजार लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते। मेंस का एग्जाम जो है पूरा जो है आपको लिखना पड़ता, ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहता, लेकिन प्रीलिम्स तो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता। जो लोग प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होते उन बंदों के लिए 1 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना विद द सपोर्ट ऑफ सिंगरेनी कैलोरीज कंपनी, इसके जो सपोर्ट, इसके इश्तराक से जो है 1 लाख रुपए ऐसे बंदों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कौन अप्लीकेबल कैंडिडेट्स है? एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के। जो ओबीसी मतलब यहाँ पे बीसी कम्युनिटी है, तो बीसी में भी जो बीसीई वाले आते हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। 8 लाख रुपए से सालाना कम आमदनी रहना और तेलंगाना के परमानेंट रेसिडेंट रहना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट
है, एक और इंपॉर्टेंट तेलंगाना आरोग्यश्री पैकेजेस जो रहते, जैसा कि समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आया, हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसकी बात करूं, जो हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम आया, तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक रेट था हॉस्पिटल्स को कि भाई हम इतना रेट दे सकते हैं, आपको कराना है तो कराई, तो जो जो हॉस्पिटल्स वो जो रेट को एक्सेप्ट करते वहां पे आरोग्यश्री रहता, हर जगह नहीं रहता। तो पैकेज जो है लास्ट टाइम 2013 में फिक्स करे थे, पूरे बीआरएस के 9 साल 10 साल की हुकूमत में कभी भी पैकेज नहीं बढ़ा है। अब फिर से जो है दोबारा आरोग्यश्री का जो पैकेज है, हार्ट का इतना, किडनी के प्रॉब्लम का इतना, जो गवर्नमेंट पे करती है हॉस्पिटल्स को, वो अब बढ़ा है 10 साल 11 साल के बाद। तो यहाँ पे आपको तो मालूम है चय्यूता स्कीम के अंडर में 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिए थे कवरेज को, वो तो याद रखिए। यहाँ पे बात यह है कि जो 1375 जो पैकेजेस हैं अलग अलग बीमारियों के, उसके पैकेजेस को रिवाइज किया गया, बढ़ाया गया। तो कितने परसेंट का इजाफा किया गया? 20% का इंक्रीमेंट यहाँ पे किया गया। तो ये 16 जुलाई से जो है अमल में आया है। सेम और एक चीज है, दाशरथी कृष्णमाचार्य लिटरेरी अवार्ड जो है इस साल अंदेश्री को भी दिया गया। अंदेश्री भी तेलंगाना के मारूफ शायर हैं। जो आपसे सवाल है कि तेलंगाना का जो गेयम है, जय जय है तेलंगाना, वो भी जो है इनका ही लिखा हुआ है, जिसको परसों हम लोग करंट अफेयर में कवर करे थे। और इस गाने को जो है तेलंगाना के जो एनुअल सेलिब्रेशंस के मौके पे प्ले भी किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, अंदेश्री को भी अवार्ड दिया गया। और एक है तेलुगु के मारूफ शायर याकूब, इनको भी जो है तेलंगाना यहाँ पे सी नारायण रेड्डी लिटरेरी अवार्ड भी जो है दिया गया, डॉक्टर याकूब, इनको कवि याकूब बोलते हैं आप, ठीक है। तो अंदेश्री की हम जहां तक बात करेंगे तो यहाँ पे 2 अवार्ड्स हैं, एक जो है अंदेश्री को जो है दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड दिया गया, और एक दूसरे तेलुगु के शायर हैं याकूब, इनको जो है सी नारायण रेड्डी लिटरेरी अवार्ड दिया गया। तो अंदेश्री कौन है आपको तो मालूम है, इनका ताल्लुक जो है तेलंगाना से है। और जो है जहां तक बात है जय जय है तेलंगाना है, ये जो गाना है इन्हों जो है ऑफिशियल तेलंगाना का सॉन्ग बन गया, तो इन्हों लिखे थे, और इन्हों जो है सोशल जस्टिस, नेचर और डीप कनेक्शंस पे जो है बहुत ज्यादा पोइट्री करे थे, ठीक है। अब यहाँ पे और एक हमारा 14वां करंट अफेयर यह है कि तेलंगाना के पावर सेक्टर्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे पावर में ये बोली कि जो पावर सेक्टर में कई इरेगुलरिटीज हुए, मतलब कई तरह के बदगुमानियां हुए, तो उसके कमीशन ये लोग अपॉइंट करे थे, जिसके चेयरमैन पहले जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी थे। तो इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है इन्हों हट गए। उसके बाद जो है अब उनकी जगह पे चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं मदन लोकुर, इनको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे बात यह है कि जो यहाँ पे तो कुछ मैंडेट्स है, आप ये देख लीजिए, लेकिन इल्जाम यह है कि भाई जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके इनिशियल कॉस्ट जो था और रिवाइज्ड कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट मतलब पहले ये बोलते कि ये प्रोजेक्ट के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए है, उसके बाद जो है बाद में रिवाइज कॉस्ट को बढ़ा देते, ठीक है, रिवीजन करते, उसको बढ़ा देते। तो अब ये रिवीजन जो है उसके कई रीजन होता कि या तो रेट उसका बढ़ जाता, या नहीं तो सेटलमेंट रहता करप्शन का। तो अब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऐसा कुछ सेटलमेंट हुआ, बदनवानी हुई, हम इस सिलसिले में जो है जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है, सॉरी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं मदन लोकुर, इन्हों अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये देख ले सकते हैं। अब यहाँ पे मुलुगु में क्या हुआ कि एक कंटेनर हॉस्पिटल बनाया गया, एक कंटेनर में पूरा हॉस्पिटल बना दिए। तो कहाँ पे है ये, कौन सा है, बंदाला ग्राम पंचायत मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंटेनर हॉस्पिटल बनाया गया। तो इसका मकसद ये है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है लोगों के घरों तक पहुंचाना, लोगों के महलों तक पहुंचाना, ट्राइबल एरियाज जहाँ पे रहते, जहाँ पे रिमोट विलेजेस रहते, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, वहां पे जो है ये शुरू किया गया। तो 7 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज लोगों को नहीं होना बोल के ये लाए। तो खासतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सीजनल डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, डिलीवरी भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कानपू बोल के यहाँ पे है, देखिए बच्चे का वो, ये तो यहाँ पे इतनी बड़ी फैसिलिटी भी जो है इसी कंटेनर में हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 16 करंट अफेयर ये है कि जो डॉक्टर जितेंद्र है, जो उनको तेलंगाना के डीजीपी के तौर पर तकर्रुर किया गया है फुल टाइम। पहले मतलब इनको फुल टाइम, पहले आपको तो मालूम है कि रवि गुप्ता डीजीपी थे, उनकी जगह पे इनको बना दिया गया है। तो ये बात याद रखें। तो जितेंद्र साहब कहाँ से है, पंजाब से हैं, इनकी पढ़ाई वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे है। तो ये सब चीजें आप देख ले सकते हैं, ठीक है। हमारा जो 17th करंट अफेयर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नई स्कीम है, आपको तो मालूम है। ये जो आप दिख रहा है आपको, ये जो ये लोग कौन से पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ये जो टॉडी टैपर्स रहते, जो ताड़ के झाड़ पे चढ़ के जो है, जो भी वो जो रहते क्या निकालते, वो हमारे खलील भाई कोई भी बताना हमारे, तो बताइए क्या जो भी निकालते हैं लोग, तो इनके सेफ्टी का बड़ा मसला रहता, गिर भी जा सकते कुछ भी। तो एक सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है, उसका इक्विपमेंट जो है तकसीम करने का स्कीम है, जिसका नाम है काटा मैया रक्षा का कवचम, ठीक है। एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, ये कहाँ पे तकसीम किया गया, अब्दुल्लापुर मेट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। आप जैसे रामोजी फिल्म सिटी जाएंगे वहां पे आपको बहुत ज्यादा ताड़ के झाड़ा दिखते हैं। तो ये जो टॉडी टैपर्स हैं, इनके सेफ्टी किट्स जो है इस स्कीम के तहत में तकसीम किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेशे से जुड़े हुए लोग कौन है, ट्रेडिशनल पेशा गाउट कम्युनिटी इससे जुड़ी हुई है, तो उनके वेलफेयर के लिए ये काम किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।